हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज यानी कि सहलग्नता। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आता, इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको कह सकता हूं कि आपको डेफिनेट रूप से सहलग्नता क्या होती है, पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, सहलग्नता के कितने प्रकार हैं, पूर्ण सहलग्नता व अपूर्ण सहलग्नता क्या होती है, और इनका पूरा ग्राफिकल रूप से यहां पे हम टी.एच. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था पूरा का पूरा यहां पे आपको प्रायोगिक कैसे उन्होंने अध्ययन किया वो हम आपको पूरा का पूरा यहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकेज यानी कि सहलग्नता है क्या। तो नॉर्मल सी चीज आपको एक समझनी है कि जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं गुणसूत्र। अब वो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं गुणसूत्र के माध्यम से तो एक पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन उनका जो निर्धारण है किसके माध्यम से होता है, एक्चुअल में जीन के माध्यम से। यानी जो हमारा गुणसूत्र है, ये तो मान लीजिए क्या हो गया, हमारा गुणसूत्र हो गया। इस गुणसूत्र में जो जीन होते हैं वो इस प्रकार से जीन जो होते हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसी भी आप देखेंगे किसी भी गुणसूत्र में जो जीन होते हैं इस प्रकार से रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों के माध्यम से ही जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि आनुवांशिकता का वाहक कौन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मतलब गुणसूत्रों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण जाएगा, और गुणसूत्रों में जीन उपस्थित होते हैं जो कि आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करेगा। अब यहां पे सहलग्नता आपको थोड़ा समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे जीन्स जो कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तथा हमेशा साथ साथ ही आगे संतानों में प्रदर्शित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गुणसूत्र है, एक हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र में मान लीजिए दो जीन उपस्थित हैं। इस गुणसूत्र के अंदर मान लीजिए दो प्रकार के जीन उपस्थित हैं, एक है कैपिटल ए और दूसरा है कैपिटल बी। तो अगर गुणसूत्र में मान लीजिए दो जीन उपस्थित हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो अगर ये दोनों जीन साथ साथ ही रहते हों और अगर साथ साथ ही अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाएं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सहलग्न जीन। मतलब ऐसे जीन जो कि साथ साथ रहते हैं और साथ ही साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ऐसे जीनों को हम बोलते हैं सहलग्न जीन। और सहलग्न जीनों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं सहलग्नता। तो सहलग्नता सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसे जीन्स जो कि हमेशा साथ साथ रहते हैं और हमेशा साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डायरेक्ट स्थानांतरित हो जाते हैं, तो ऐसे जीनों को हम बोलते हैं सहलग्न जीन। क्योंकि साथ साथ रह रहे हैं और साथ साथ ही स्थानांतरित हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो ऐसे जीनों को हम बोलेंगे सहलग्न जीन। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, सहलग्नता बोलते हैं, यानी कि लिंकेज बोलते हैं। अब देखिए सहलग्नता दो प्रकार से होगी यहां पे, एक तो होगा पूर्ण सहलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज, और दूसरा होगा अपूर्ण सहलग्नता। लिंकेज शब्द की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो लिंकेज शब्द है, इस लिंकेज शब्द को दिया किसने, तो आपको याद रखना है लिंकेज टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन ने। किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन ने। तो आपको याद रखना है कि मॉर्गन ने सबसे पहले लिंकेज यानी कि सहलग्नता शब्द का प्रयोग किया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह तैयार हो गया। इसके बाद आपको डेफिनेशन भी कई बार अक्सर सहलग्नता की आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको बताना है कि कई सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि सहलग्न जीन होते हैं, गुणसूत्रों में बहुत पास पास स्थित होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ ही साथ चले जाते हैं। तो ऐसे जीनों को हम सहलग्न जीन कहते हैं, जो कि साथ साथ रहते हो और साथ ही साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे जीनों को हम सहलग्न जीन कहते हैं। और इस प्रकार से सहलग्न जीनों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो घटना है इसे हम बोलते हैं सहलग्नता। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब सहलग्नता का एक प्रकार से दुश्मन कह सकते हैं आप, कौन होता है, पुनर्संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए गुणसूत्र है, अब गुणसूत्रों पर हमको पता है जीन उपस्थित होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होते हैं उनमें जीन विनिमय हो जाता है। क्या हो जाता है, जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, हमको आधी संतानें तो प्राप्त होगी मातृत्व के जैसे, मतलब जो हमारे पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स के समान आधी जनक तो आधी संतानें तो हमको प्राप्त होगी। लेकिन जीन विनिमय के कारण क्या होता है कि एक गुणसूत्र के जो जीन होते हैं वो दूसरे गुणसूत्र पर चले जाते हैं।
जिस कारण से क्या होता है कि कुछ नए प्रकार की संतानें भी प्राप्त हो जाती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की वजह से ही लिंकेज में क्या आ जाता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है, जिससे हम अपूर्ण प्रभाविता यानी कि अपूर्ण संलग्नता कहते हैं, या हम इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो इनकम्प्लीट लिंकेज का कारण क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज का कारण है क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय। तो जीन विनिमय के कारण क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे आप थोड़ा सा अगर इसको समझे तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए यहां पे क्या है, कोई गुणसूत्र है। अब ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई एक गुणसूत्र है, ठीक। अब चूंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, इसीलिए इसका एक हम यहां पे समजात गुणसूत्र ही बना लेंगे। तो अब मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक जोड़ी गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र के मान लीजिए आप ऐसा कह सकते हैं 2 एलील है, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं 2 गुणसूत्र है, ठीक, एक जोड़ी गुणसूत्र है। अब गुणसूत्रों में मान लीजिए यहां पे हमारे एक उपस्थित है कैपिटल ए, यहां पे उपस्थित है कैपिटल बी, और यहां पे उपस्थित है मान लीजिए स्मॉल ए, और यहां पे उपस्थित है स्मॉल बी। क्या है, स्मॉल बी। तो अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तब तो हमको यही 2 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होगी। तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण संलग्नता। मतलब अगर इसमें जीन विनिमय नहीं होगा तो यही हूबहू पूरी की पूरी संतानें जो है हमको प्राप्त हो जाएगी अंत में। लेकिन अगर इसमें जीन विनिमय हो जाता है, कैसे जीन विनिमय होगा, तो देखिए जैसे यहां पे हमारे पास एक गुणसूत्र है, अब इसमें इस प्रकार से मान लीजिए जीन विनिमय हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें जीन विनिमय हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए क्या होता है, जीन विनिमय होता है, तो जब जीन विनिमय होगा यहां पे, तो देखिए एक हमारे क्या है, एक हमारा जो गुणसूत्र है उसमें कौन कौन से जीन है, उसमें है हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो इसमें तो होगा कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक। और इसमें जो उपस्थित है, और एक जो दूसरा गुणसूत्र है, इसमें हमारा स्मॉल ए जीन है और स्मॉल बी जीन है, ठीक। तो अब हमने आपको क्या कहा कि अगर ये हमारे पास 2 गुणसूत्र हैं, तो ये 2 गुणसूत्र सेम हमको प्राप्त होंगे, मतलब जो संतानें हमको प्राप्त होगी सेम इसी प्रकार की पूरी संतानें प्राप्त हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। लेकिन मान लीजिए अगर कभी कभी क्या होता है कि जीन विनिमय हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर में देखिए क्या होगा, तो ये आपस में एक बार तो इसको आपको नॉर्मली लिख लेना है, ठीक। एक बार आपको ये कैपिटल ए कैपिटल बी लिख लेना है, और इधर साइड आपको लिख लेना है एक गुणसूत्र जो है आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी। और इनका अगर क्या हो जाता है, जीन विनिमय हो जाता है। तो जीन विनिमय का मतलब क्या है, देखिए यहां से इनका विनिमय हुआ, तो ये कैपिटल ए के साथ अब स्मॉल बी बन जाएगा, और इस स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल बी मिल जाएगा। मतलब यहां पे अब जो गुणसूत्र के अंदर जीन होंगे वो कैसे होंगे, देखिए एक तो ये नॉर्मल वाला रहेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और फिर आप इसको लिख लीजिए यहां पे, तो ये हो गया आपका स्मॉल ए और एक हो गया स्मॉल बी। तो ये तो हूबहू हमने वही लिख लिया जो हमारा स्टार्टिंग का है। अगर इसमें जीन विनिमय हो जाएगा तो 2 अतिरिक्त यानी कि यहां पे नई प्रकार के गुणसूत्र भी बन जाएंगे। देखिए नए प्रकार के गुणसूत्र कैसे बनेंगे, अब यहां पे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था, लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि कैपिटल ए के साथ ये वाला भाग जहां कटा है, ये वाला भाग जो है स्मॉल बी वाला भाग अब जुड़ जाएगा कैपिटल ए के साथ। तो यहां पे कैपिटल ए के साथ आ गया स्मॉल बी, और यहां पे जो स्मॉल ए है इस स्मॉल ए के साथ आ जाएगा क्या, कैपिटल बी। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तब तो गुणसूत्रों के जो जोड़े हैं वो सेम टू सेम पहुंच जाएंगे अगली पीढ़ी में, यानी जैसे पेरेंट्स होंगे सेम उसी प्रकार से जनकों के लक्षण उत्पन्न होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पूर्ण सहलग्नता होती है, तो पूर्ण सहलग्नता का मतलब है कि सहलग्न जीन जो हैं वो साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाएंगे। तो सेम यही संतानें जो है मातृत्व के जैसे संतानें ही हमको प्राप्त होंगी, लेकिन ये तो सेम प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हुआ है तो सेम यही संतानें प्राप्त हो जाएगी आपकी कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये हो गया आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी। लेकिन अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया, अगर क्या हो गया इसमें अगर जीन विनिमय हो गया, तो अगर इसमें जीन विनिमय हो जाएगा तो यहां पे आधी संतानें जो है
वो तो मातृत्व के समान प्राप्त होंगी। कहने का मतलब यह है कि आधी संतानें जैसे हमारा स्टार्टिंग में गुणसूत्र था उसी प्रकार वाली होंगी, लेकिन आधी संतानें यहां पे हमको नए प्रकार की भी दिखाई देंगी। तो सिंपल सी बात है, हमको बस ये समझना था कि जब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, गुणसूत्रों के अंदर उपस्थित जो जीन होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है। तो एक गुणसूत्र के जो जीन होते हैं, यानी यहां पे आपने देखा कि यहां पे जो ये हमारा गुणसूत्र था, इसका जो जीन है वो क्या हो गया, अदला बदली हो गया। इस कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था, लेकिन कैपिटल बी कहां चला गया, ये चला गया स्मॉल ए के साथ में। देखिए ये वाला भाग इधर कट के अलग हो गया और ये वाला भाग इधर कट के अलग हो गया। तो यानी यहां पे हमने देखा कि ये जो लिंकेज है और ये जो रिकॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर लिंकेज ज्यादा है, अगर मान लीजिए जीन जो है गुणसूत्रों के अंदर पास पास उपस्थित हैं, तो उनमें सहलग्नता होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गुणसूत्रों पर जीन अगर दूरी दूरी पर उपस्थित हैं, तो उनमें फिर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जिस कारण से जीन विनिमय होता है। और जीन विनिमय के कारण क्या हो जाता है, गुणसूत्रों के अंदर जो जीन है उनकी अदला बदली हो जाती है और कुछ नए प्रकार की संतानें भी प्राप्त हो जाती है। तो ये तो आपको बेसिक सा फंडा चैप्टर इस चैप्टर का समझना था। अब आप चले आइए, फिर से बैक हो जाइए। तो आपको अब यहां पे फिर से समझना है कि हमने आपको सहलग्नता तो बता दिया, सहलग्नता है क्या। तो सहलग्नता का मतलब है कि जब किसी गुणसूत्र पर दो या दो से अधिक जीन या कितने भी जीन हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन हैं वो साथ साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो ऐसे जीनों को हम सहलग्न जीन कहते हैं और इस प्रकार की घटना को हम सहलग्नता कहते हैं। तो सहलग्नता का दुश्मन क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेशन होगा इसका मतलब यह है कि गुणसूत्रों के अंदर जीन की अदला बदली हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन विनिमय होगा, तो जीन विनिमय के कारण क्या होता है, जीनों की अदला बदली हो जाती है। अब आपको सिंपल सा यहां पे समझना है सहलग्नता के प्रकार। तो सहलग्नता दो प्रकार की होती है, एक है पूर्ण सहलग्नता और दूसरी है अपूर्ण सहलग्नता, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज। तो एक है हमारा कंप्लीट लिंकेज, यानी कि यहां पे पूर्ण सहलग्नता दिखाई देगी, और यहां पे दूसरा है हमारा अपूर्ण सहलग्नता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण सहलग्नता, यानी कि कंप्लीट लिंकेज क्या होती है। तो पूर्ण सहलग्नता के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने बताया। किसने बताया, टी.एच. मॉर्गन ने। तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले प्रायोगिक प्रदर्शन किया किसके अंदर, ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर, नर ड्रोसोफिला के अंदर। तो जो नर ड्रोसोफिला होती है, यानी जो फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी होती है, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले क्या किया, टी.एच. मॉर्गन ने किसके अंदर, नर ड्रोसोफिला के अंदर, किसके अंदर, नर ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने क्या किया, नर ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने कंप्लीट लिंकेज को समझाया। तो नर ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कम होती है। इसकी लाइफ साइकिल 2 सप्ताह की होती है, यानी कि 14 दिनों की होती है। 14 दिनों में ये क्या करेगी, 14 दिनों में इसको रहना भी है, खाना भी है और बच्चों को पैदा भी करना है, और उसके बाद फिर 14 दिन के अंदर इसको खत्म भी हो जाना है। तो कुल मिला के इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी काफी तीव्र गति से होता है। तो पूर्ण सहलग्नता की यदि हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल हमको टी.एच. मॉर्गन ने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन करके दिखाया, और किसके अंदर किया, तो नर ड्रोसोफिला के अंदर, यानी जो फ्रूट फ्लाई होती है जिसको आप फल मक्खी कहते हैं, उसके अंदर सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने पूर्ण सहलग्नता यानी कि लिंकेज के बारे में बताया। तो सबसे पहले लिंकेज की यदि हम बात करते हैं पूर्ण सहलग्नता की, यानी कि कंप्लीट लिंकेज की, तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है। देखिए, जब सहलग्न जीन मतलब गुणसूत्रों पर सहलग्न जीन मतलब ऐसे जीन जो साथ साथ रहते हैं, तो जब सहलग्न जीन में पुनर्योजन नहीं होता है या पुनर्योगज नहीं बनते हैं, अर्थात जिन सहलग्न जीनों में जीन विनिमय नहीं होता, तो हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए सहलग्न जीन है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्रों पर कैपिटल यहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये क्या है, दोनों जीन है। अब इन जीनों में यहां पे मान लीजिए एक गुणसूत्र तो ये हो गया, यहां पे थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, तो यहां पे आप समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास गुणसूत्र है, इसके अंदर 2 जीन है, स्मॉल ए स्मॉल बी, एक इसका समजात गुणसूत्र है, इसके अंदर 2 जीन है, इसके अंदर मान लीजिए सी और डी, ये दोनों जीन है, ठीक। तो अगर इनमें जीन विनिमय नहीं होता है, मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता है, तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो सहलग्न जीन साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे, और इसे ही हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण सहलग्नता। तो जब सहलग्न जीन कोई भी अगर उपस्थित है, मतलब साथ साथ अगर रहने वाले गुणसूत्रों में कोई भी जीन उपस्थित है, और अगर उनमें सहलग्नता
अगर उनमें आपको जीन विनिमय देखने को नहीं मिलता है, यानी कि पुनर्योगज नहीं बनते, पुनर्योगज नहीं बनते, इसका मतलब जीन विनिमय नहीं हो रहा है। तो अगर संलग्न जीनों में जीन विनिमय नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो ऐसे जीन विनिमय में क्या होगा कि जीन विनिमय जब होगा ही नहीं, तो ऐसी संलग्नता को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संलग्नता। मतलब जब संलग्न जीनों में किसी प्रकार से जीन विनिमय नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। क्या बोलते हैं? पूर्ण संलग्नता, यानी कि कंप्लीट लिंकेज। देखिए, यह ऐसे जीन्स के बीच पाई जाती है जो कि एक दूसरे गुणसूत्रों पर अत्यधिक पास पास उपस्थित होते हैं तथा जिसके कारण जीन विनिमय की क्रिया नहीं हो पाती है। और सबसे पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो टीएच मॉर्गन ने प्रायोगिक प्रदर्शन किया वो किस पर किया था? नर ड्रोसोफिला पर, यानी कि मेल ड्रोसोफिला पर। तो आपको यहां पे बस इतना समझना है, पूर्ण संलग्नता का मतलब क्या है, कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक जोड़ी गुणसूत्र हैं और इस एक जोड़ी गुणसूत्रों में से जो जीन उपस्थित हैं, अगर इन जीनों में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो ये संलग्न जीन जो होते हैं साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं और इस क्रिया को हम बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि पूर्ण संलग्नता है क्या। तो पूर्ण संलग्नता का मतलब है कि कोई भी संलग्न जीन है, अगर उसमें जीन विनिमय नहीं होता है, पुनर्योगज नहीं बनते हैं, अर्थात जीन विनिमय नहीं होता है, जिस चलते इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संलग्नता, यानी कि कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। अब पूर्ण संलग्नता का सबसे पहले जो टीएच मॉर्गन ने प्रायोगिक प्रदर्शन किया, इसको आपको समझना है। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया? देखिए, मॉर्गन ने अपने प्रयोग पर क्या किया? भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाले ड्रोसोफिला का संकरण कराया। किसके साथ संकरण कराया? तो काले रंग एवं अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला से कराया। तब उन्होंने क्या देखा कि जो F1 संकर है, मतलब जो F1 संकर या F1 पीढ़ी है, उस F1 पीढ़ी में भूरे रंग के एवं लंबे पंखों वाली संतानें जो है प्राप्त हुई। अब आप एक चीज ये बताइए कि हमने आपको क्या पढ़ाया है? मेंडल नियम के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब प्रभावी लक्षण ही केवल और केवल दिखाई देते हैं, तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया अपने प्रयोग में? भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली। तो यहां पे आप लिख सकते हैं भूरा रंग लिख सकते हैं, तो रंग आप लिख सकते हैं भूरा, और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? पंख लंबे हैं तो आप लिख सकते हैं लंबा पंख। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया? यहां पे आप देखेंगे कि भूरे रंग वाली उन्होंने क्या लिया? ड्रोसोफिला लिया, और इसके अलावा लंबे पंखों वाली लिया। क्या लिया? भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली मेल ड्रोसोफिला को लिया। अब इसका क्रॉस उन्होंने किसके साथ कराया? तो इसका क्रॉस उन्होंने करा दिया किसके साथ? इसका क्रॉस उन्होंने करा दिया काले रंग वाले ड्रोसोफिला के साथ। तो काले रंग की जो ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला, उसके साथ कराया। और इसके अलावा जो अवशेषी पंखों वाली थी, अवशेषी पंखों वाली जो हमारी मेल ड्रोसोफिला थी, उनके मध्य इन्होंने आपस में क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो जब उन्होंने क्या कराया कि अपने प्रयोगों में भूरे रंग वाले एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस कराया, किसके साथ कराया? काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ कराया। तो आप यहां पे देखेंगे कि भूरे रंग के लिए यहां पे हम दो कारक या एलील जो लेंगे वो हम क्या लेंगे? कैपिटल जी। और लंबे के लिए हम यहां पे क्या लेंगे? लंबे के लिए यहां पे हम ले लेंगे कैपिटल भी ले लेंगे। ठीक, और अवशेषी के लिए यहां पे हम क्या ले लेंगे? तो भैया काले के लिए हम क्या ले लेंगे? स्मॉल जी। तो जब हमने भूरे रंग के लिए क्या लिया है? कैपिटल जी लिया है, तो हमने काले रंग के लिए एलील क्या ले लेंगे? इसका स्मॉल लेटर में ले लेंगे स्मॉल जी। और अवशेषी पंखों के लिए हम क्या ले लेंगे? इधर हमने कैपिटल भी लिया है, तो इधर हम ले लेते हैं स्मॉल भी ले लेते हैं। ठीक, तो ये है मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग कि मेंडल ने क्या कहा था कि अगर हम दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो हमको प्रथम पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो मॉर्गन ने भी क्या किया कि भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली जो ड्रोसोफिला थी, उसका क्रॉस उन्होंने करा दिया काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ। तो उन्होंने ये आपस में लिया और क्रॉस करा दिया। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि एक तो यहां पे कैपिटल जी आएगा और एक यहां पे कैपिटल भी आएगा, उसी प्रकार यहां पे एक स्मॉल जी और यहां पे एक स्मॉल भी आएगा। तो आपस में ये दोनों जब मिल गए तो यहां पे कैपिटल जी बनेगा, फिर इसके बाद स्मॉल जी बनेगा
और यहाँ पे कैपिटल भी है तो कैपिटल भी, और स्मॉल भी है तो स्मॉल भी। यानी यहाँ पे हमने देखा कि टोटल जो है यहाँ पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी में कौन प्राप्त होते हैं, तो F1 पीढ़ी में भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाले यहाँ पे ड्रोसोफिला जो है प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये कहानी है मेंडल की। मेंडल ने क्या किया, मेंडल के जैसा नियम है मेंडल का, तो मेंडल के नियम में भी हमने यही देखा है। मेंडल का नियम भी यही कहता है कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेंगे और उनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो ये जो F1 पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार जो मॉर्गन साहब हैं, मॉर्गन साहब ने क्या किया, सबसे पहले जब मेल ड्रोसोफिला का प्रायोगिक प्रदर्शन किया तो उन्होंने क्या लिया, जो मेल ड्रोसोफिला थी तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली मेल ड्रोसोफिला को लिया। अब इसका क्रॉस उन्होंने किसके साथ कराया, तो काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ करा दिया क्रॉस। तो F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि भूरे रंग वाली और लंबी, तो भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला जो है प्राप्त होती है। तो ये कहानी है किसकी, TH मॉर्गन की। तो TH मॉर्गन ने क्या किया, सबसे पहले कि अपने प्रयोग में उन्होंने भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला को लिया और इसका क्रॉस उन्होंने, इसका संकरण उन्होंने काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ करा दिया। तो F1 पीढ़ी में भूरे रंग एवं लंबे पंख वाली संतानें जो है प्राप्त होती है। तो आप देख भी सकते हैं कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल भी, और यहां पे ये हो गया स्मॉल भी। तो इस प्रकार से यहां पे F1 पीढ़ी में संतानें जो है प्राप्त हो जाती है। यानी F1 पीढ़ी में हमको भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त होती है। अब जब इस F1 मतलब जो F1 पीढ़ी में हमको संकर भूरे और लंबे पंखों वाली जो हमको ड्रोसोफिला मिली है, इसका क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, अब समयुग्मजी अप्रभावी मादा के साथ परीक्षण कराते हैं। तो उनमें उत्पन्न जो संतानें होती है उन संतानों में पुनर्योगज प्राप्त नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है भैया, हमने आपको पहले ही बताया है कि यहां पे किसी प्रकार से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जिस चलते कोई भी यहां पे पुनर्योगज नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने क्या किया, हमने आपस में क्रॉस कराया, भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ जो हमने क्रॉस कराया तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल भी स्मॉल भी। तो ये क्या है भैया, ये भूरे रंग वाले, ये क्या है, भूरे रंग वाले और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला है। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण हमको दिखाई दे रहा है। अब इसमें होगा क्या, सभी संतानें जो है मात्र प्रकार की होती हैं जो कि भूरे व लंबे पंखों वाली होती है। अब इसको यहां पे आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या समझना है, यहां पे आपको यहां पे थोड़ा सा बस समझना है। सबसे पहले मॉर्गन साहब ने क्या किया, मॉर्गन साहब ने लिया, यहां पे आपको देखना है, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, भूरे रंग वाली। तो भूरे रंग को हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में ग्रे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ग्रे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने भूरे रंग वाली, ठीक। और इसके अलावा लंबे पंखों वाले, तो लंबे पौधों को हम लांग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लांग, मतलब लंबे पौधों वाली। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, TH मॉर्गन ने सबसे पहले उन्होंने भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला को लिया। ठीक, तो इसका अपोजिट लक्षण उन्होंने क्या लिया, इसका क्रॉस उन्होंने कराया किसके साथ, इसका क्रॉस उन्होंने करा दिया किसके साथ, तो बताइए किसके साथ इन्होंने क्रॉस कराया। तो एक तो लिया उन्होंने भूरे रंग वाली और दूसरा उन्होंने लिया क्या, काले रंग की ड्रोसोफिला। तो इधर आप लिख लेंगे काले रंग के लिए ब्लैक, क्या लिख लेंगे, ब्लैक लिख लेंगे। और काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला लिया, तो अवशेषी के लिए आप क्या लिख लेंगे, वेस्टिजियल। क्या लिख लेंगे, वेस्टिजियल। तो ये हमने लिख लिया भैया वेस्टिजियल, मतलब अवशेषी। तो सिंपल सी कहानी है, जैसा कि TH मॉर्गन साहब ने कहा। TH मॉर्गन ने क्या कहा, TH मॉर्गन ने कहा कि जब हम भूरे रंग वाली और लंबी पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस कराते हैं काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ, तो अब देखिए ग्रे के लिए हम क्या ले लेंगे, यहां पे कैपिटल जी। लंबे पंखों वाली के लिए हम क्या ले लेंगे, कैपिटल भी ले लेंगे लील। ठीक, इसका क्रॉस हम कराएंगे किसके साथ, इसका क्रॉस करा देंगे हम ब्लैक के लिए हम लेंगे स्मॉल जी और स्मॉल जी। और वेस्टिजियल के लिए हम क्या ले लेंगे, स्मॉल भी और स्मॉल भी। ये हमारे पास एलील आ गए किसके, दोनों लक्षण के। अब TH मॉर्गन ने इनके मध्य जब आपस में क्रॉस कराया, तो आप ये बताइए जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, दोनों एलील में से एक तो ये आ जाएगा भैया कैपिटल जी और एक आ जाएगा कैपिटल भी।
उसी प्रकार इसमें से आ जाएगा एक स्मॉल जी और एक आ जाएगा स्मॉल भी। ठीक, तो जब हम दो पेरेंट्स के मध्य हमने जनक कराया, मतलब दो प्रकार की हमने ड्रोसोफिला लिया, एक हमने लिया भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली, दूसरा हमने लिया काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली, तो उनके मध्य हमने क्रॉस कराया, तो हमको यहां पे क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी में देखिए क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल जी स्मॉल जी प्राप्त हुआ, फिर कैपिटल भी है इधर और इधर स्मॉल भी प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये हमको F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त हुई। ये तो F1 पीढ़ी हमारी यहां पे आ चुकी है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन यहां पे आ चुकी है। तो प्राथमिक पीढ़ी जो है F1 पीढ़ी यहां पे आ चुकी है। तो प्रथम संतति पीढ़ी में हमको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब यहां पे हमको ग्रे रंग वाली, यानी यहां पे हमको ग्रे रंग वाली और यहां पे लंबी पंखों वाली ड्रोसोफिला जो है F1 पीढ़ी में दिखाई देती है। ठीक, इतनी कहानी आसानी से समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद देखिए क्या किया, इसके बाद ये जो हमारी F1 पीढ़ी में भूरे रंग वाली, यानी कि लंबे पंखों वाली और भूरे रंग वाली, ये जो ड्रोसोफिला हमको प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी में, इसका क्रॉस मॉर्गन साहब ने किसके साथ करा दिया, इसका उन्होंने करा दिया भैया यहां पे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करा दिया। तो हमारा अप्रभावी जनक कौन सा है भैया, अप्रभावी जनक हमारा ये है। ठीक, तो अब इन्होंने सिंपल सा फंडा अपनाया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे पास कैपिटल जी थे, ये कैपिटल जी स्मॉल जी और ये हमारे पास कैपिटल भी और स्मॉल भी। ठीक, इसका क्रॉस उन्होंने किसके साथ करा दिया, यानी यहां पे उन्होंने क्या करा दिया, टेस्ट क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब यह होता है कि किसी भी अप्रभावी जनक के साथ F1 संतति का क्रॉस कराना। मतलब F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है उसका क्रॉस अगर हम किसी अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो सिंपल सी बात है कि मॉर्गन साहब ने यहां पे क्या किया कि ये जो F1 संकर हमको प्राप्त हुए थे इसका क्रॉस करा दिया अप्रभावी जनक के साथ। तो अप्रभावी जनक हमारे क्या है, ब्लैक रंग वाली ड्रोसोफिला और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला। तो ये आ जाएगा हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल जी और ये आ जाएगा हमारा स्मॉल भी और स्मॉल भी। ठीक, अब यहां पे आप देखेंगे इन दोनों को आप अलग कर लीजिए, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। किनको आप अलग कर लेंगे, तो आप अलग कर लीजिए इसमें से कैपिटल जी के साथ किसको, इसमें से हम अलग कर लेंगे कैपिटल जी के साथ कैपिटल भी को। ठीक, अब इसके बाद यहां पे स्मॉल जी भी है और यहां पे स्मॉल भी है। ठीक, स्मॉल भी है, ऐसा कर सकते हैं आप। फिर यहां पे आप देखिए, अब चूंकि यहां पे दोनों सेम है, कैपिटल जी दो ठो हैं और स्मॉल भी कितने हैं, दो ठो हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक तो हमारा स्मॉल जी आ जाएगा और एक आ जाएगा स्मॉल भी। ठीक, ये हमारा हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी यहां पे हमको अब क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराने का सिंपल सा फंडा है। अब चूंकि हम अलग अलग क्रॉस यहां पे क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पे दोनों एलील एक समान है, तो इसमें से एक हमने स्मॉल जी ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, स्मॉल भी ले लिया। अब एक बार ये जो हमारा कैपिटल जी इसके साथ क्रिया करेगा और एक बार इसके साथ क्रिया करेगा ये। तो जब ये कैपिटल जी और कैपिटल भी क्रॉस किया इसके साथ, तो क्या बना, यहां पे कैपिटल जी बना, स्मॉल जी बना, फिर कैपिटल भी बना और स्मॉल भी बना यहां पे। उसी प्रकार यहां पे आप देखेंगे तो जब इन्होंने स्मॉल जी का क्रॉस कराया और स्मॉल भी का क्रॉस, स्मॉल भी के साथ, तो दो ठो स्मॉल जी बन गए और यहां पे दो ठो स्मॉल भी बन गए। अब आपको क्या समझ में आ रहा है भैया, यहां पे आपको अब यहां पे यह समझ में आ रहा है कि हमने स्टार्टिंग में जो लक्षण लिया था वही दोनों प्रकार के लक्षण हमको यहां पे प्राप्त होते हैं। कोई भी नया लक्षण यहां पे प्राप्त नहीं हो रहा, इसीलिए यहां पे पूर्ण सहलग्नता हो रही है। इसका मतलब पूरे के पूरे पेरेंट्स के समान ही संतानें जो है पैदा हो रही है। तो सिंपल सी कहानी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला लेना है। इसके बाद क्रॉस कराना है किसके साथ, काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ। तो हमने क्रॉस करा दिया। भूरे रंग के लिए हमने कैपिटल जी लिया है, लंबे पंखों के लिए हमने कैपिटल भी लिया है यहाँ पे। ठीक, फिर ब्लैक के लिए हमने स्मॉल जी, वेस्टिजियल के लिए हमने क्या लिया है, स्मॉल भी। ठीक,
आपस में हमने क्रॉस कराया तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, तो F1 पीढ़ी में हमको भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त हो गई। और फिर इस लंबे पंखों वाली और भूरे रंग वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस, इस लंबे पंखों वाली और भूरे रंग वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस हमने किसके साथ करा दिया यहां पे? तो ये क्या है भैया आपका? ये है अप्रभावी जनक। ये क्या है? ये है अप्रभावी जनक। तो जब हम किसी भी अप्रभावी जनक के साथ किसका क्रॉस कराते हैं? अप्रभावी जनक के साथ हम कराते हैं किसका क्रॉस? F1 संकर का क्रॉस। तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको हम? टेस्ट क्रॉस। तो जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो हमने क्या किया? देखिए ये हमारे पास कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, तो हमने दोनों को अलग कर लिया। कैपिटल जी कैपिटल भी को अलग कर लिया और स्मॉल जी स्मॉल भी को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया? अब यहां पे चूंकि दो प्रकार के एलील सेम है तो हमने एक कैपिटल एक स्मॉल जी ले लिया और एक हमने क्या ले लिया? स्मॉल भी ले लिया। ठीक, तो एक बार इस स्मॉल जी और इस स्मॉल भी का क्रॉस करा देना है इसके साथ और एक बार इसके साथ करा देना है। मतलब इसका क्रॉस जो है एक बार इसके साथ करा देना है और इसका क्रॉस एक बार इसके साथ करा देना है। तो हमने जब इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमारा आ गया कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी और कैपिटल भी के साथ स्मॉल भी आ गया। यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ही लक्षण लिया था। स्टार्टिंग में हमारा लंबा लक्षण क्या है कि भूरे रंग वाले ड्रोसोफिला थे और लंबे पंखों वाले ड्रोसोफिला। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पे जो हमको प्राप्त हुए हैं संतानें, यहां पे जो संतानें प्राप्त हुई है पूरी की पूरी देखिए कैपिटल जी उपस्थित है, इसका मतलब भूरे रंग वाली ड्रोसोफिला उपस्थित है। फिर कैपिटल भी है, कैपिटल भी का मतलब क्या है कि यहां पे लंबे पंखों वाली जो ड्रोसोफिला है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? काले रंग वाली और वेस्टिजियल मतलब अवशेषी पंखों वाली हमने ड्रोसोफिला लिया था। तो हमको यहां पे काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला भी प्राप्त हो गई है। यानी यहां पे किसी प्रकार से जीन का विनिमय नहीं हुआ है। तो जीन विनिमय नहीं हुआ जिस चलते यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो कोई भी यहां पे पुनर्योगज नहीं बना है, अर्थात यहां पे कोई नई प्रकार की संतान नहीं बनी है। सेम इतनी ही संतानें बनी है जितनी संतानें हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो जो कैरेक्टर हमने स्टार्टिंग में देखा था वही कैरेक्टर वाली संतानें हमको प्राप्त हुई है। यानी जब संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं उनमें जीन विनिमय नहीं हो पाता है तो सेम मातृत्व के समान ही लक्षण वाले संतानों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि उत्पन्न होते हैं। तो यह है कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण संलग्नता। तो नर ड्रोसोफिला के अंदर कंप्लीट संलग्नता यानी कि पूर्ण संलग्नता कैसे होती है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपसे आता है पेपर में कि कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण संलग्नता क्या होती है, तो पूर्ण संलग्नता में आपको बस इतना बता देना है कि सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया अपने प्रायोगिक प्रदर्शन में, उन्होंने भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली क्या लिया? एक ड्रोसोफिला लिया और उसका क्रॉस करा दिया काले रंग वाली और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ। तो F1 पीढ़ी में हमको भूरे रंग वाली और हमको लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त हो जाती है। फिर इस भूरे रंग वाली और लंबी पंख वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस हम किसके साथ करा देते हैं? अप्रभावी जनक के साथ करा देते हैं, यानी काले रंग वाली और अवशेषी पंख वाली ड्रोसोफिला के साथ कराते हैं। तो हमको यहां पे सेम वही संतानें प्राप्त होती है जैसे जनक थे। तो जनक के समान ही संतानें प्राप्त होती है दो प्रकार की, जैसे दो प्रकार के जनक थे उसी प्रकार दो प्रकार की संतानें प्राप्त हो रही है। यहां पे किसी प्रकार का जीन विनिमय नहीं हुआ है, पुनर्योगज नहीं बने हैं, तो यानी यहां पे किसी प्रकार से नए प्रकार की संतानों की होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि जिसमें जीन विनिमय नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो संलग्न जीन साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे, जिस कारण से जनकों के समान ही संतानें पूरी की पूरी उत्पन्न होती है। और ये आप यहां पे देख भी चुके हैं। हमने क्या कहा कि देखिए मॉर्गन ने अपने प्रयोग में क्या किया? भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस कराया। तो आपने देखा कि F1 पीढ़ी में कौन सी संतानें प्राप्त हुई? भूरे रंग वाली एवं लंबे पंखों वाली संतानें प्राप्त हुई। अब इसके बाद उन्होंने जब F1 संकर का क्रॉस कराया किसके साथ? समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया, तब उन्होंने देखा कि उनमें जो उत्पन्न सभी संतानें थी उनमें पुनर्योगज यानी कि किसी प्रकार से नए लक्षण नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीन विनिमय नहीं हुआ है। अर्थात सभी संतानें कैसी बनी है? मात्र प्रकार की होती हैं, जो कि भूरे व लंबे पंखों वाली होती हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो संतानें बनी है वो कैसी बनी है? भूरे रंग वाली व लंबे पंखों वाली बनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसको आप समझने के लिए और तरीके से भी आपको कई प्रकार से अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से भी इसको समझाया गया है। तो यानी आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा पूर्ण संलग्नता है, कंप्लीट लिंकेज है, इसमें मातृत्व प्रकार की ही पूरी क्या बनती है? संतानें जो है प्राप्त होती है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अपूर्ण सहलग्नता की, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज की। तो इनकम्प्लीट लिंकेज या जो हमारा अपूर्ण सहलग्नता है, इस अपूर्ण सहलग्नता में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस अपूर्ण सहलग्नता का मतलब क्या है कि जो हमारे पास गुणसूत्रों के अंदर जीन है उनमें जीन विनिमय हो जाएगा, जिस चलते जीनों का क्रम जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिस चलते हमको कुछ नए प्रकार की संतानें भी अंत में देखने को मिलेंगी। तो किस प्रकार से हमको संतानें नए प्रकार से देखने को मिल सकती है, तो चलिए यहां पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संलग्न जीन है, उस संलग्न जीन में आप देखेंगे, उस संलग्न जीन में अगर पुनर्योगज बन जाते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि कुछ विनिमय हो जाता है, कुछ जीन का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है, तो उसे हम अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। मतलब जो हमारा संलग्न जीन है, उस संलग्न जीन में अगर क्या हो जाता है, जीन विनिमय हो जाता है, जिस चलते कुछ पुनर्योगज बन जाते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र पे मान लीजिए यहां पे हमारे पास उपस्थित है क्या, हमारे पास उपस्थित है यहां पे कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन, ठीक, दो जीन हमारे पास यहां पे उपस्थित हैं। तो अब ये जो दोनों के दोनों जीन उपस्थित हैं, ये तो हमारा एक गुणसूत्र हो गया। अब इसका एक हम समजात गुणसूत्र ले लेते हैं, तो एक और गुणसूत्र ले लेते हैं, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो यानी यहां पे हमने क्या किया कि कैपिटल ए और कैपिटल बी एक गुणसूत्र के अंदर उपस्थित जीन है, जो हमारा दूसरा गुणसूत्र है इसके अंदर हमको दो जीन लेना है। कितने जीन लेना है, दो जीन। तो हम मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करिए हमने सी और डी ले लिया, ठीक। अब अगर इनमें क्या हो जाता है, जीन विनिमय हो जाता है। जीन विनिमय का मतलब है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, देखिए क्रॉसिंग ओवर कुछ इस प्रकार से होगा, यानी यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे हमारा कैपिटल ए है तो कैपिटल बी, एक बार तो आपको नॉर्मली लिख लेना है कैपिटल ए कैपिटल बी। फिर अब दोनों का क्या होगा, यहां पे विनिमय होगा, क्या होगा, दोनों का विनिमय होगा। तो दोनों का विनिमय कुछ इस प्रकार से आप करते हुए दिखा दीजिए। ये तो गुणसूत्र में क्या होगा, ये आपस में जीनों का विनिमय होगा। तो यहां पे क्या है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, और इसमें क्या उपस्थित है, कैपिटल सी और कैपिटल डी। तो यहां पे क्या हो रहा है, जीन का विनिमय हो रहा है। और एक आपको दिखा देना ये वाली, मतलब एक बार आपको साधारण लिख लेना है इसको और इसको, तो हमने एक बार इसको लिख लिया और एक बार इसको हमने लिख लिया साधारण, और एक बार इसको हमको आपस में क्रॉस होते दिखा देना है, मतलब कि जीन विनिमय होते। तो जब जीन विनिमय हो जाएगा तो देखिए इसमें से अब चार प्रकार की संतानें बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, चार प्रकार की संतानें, देखिए एक तो हमारा ये तो सी और डी है, इसको भी लिख लीजिए। तो एक तो हमारा जो नॉर्मली है ए और बी, इसको आप लिख लीजिए ए और बी। एक गुणसूत्र है आपका सी और डी वाला, और जिसमें जीन का विनिमय हो गया है। तो जीन का विनिमय जिसमें हो गया है, देखिए तो यहां पे कैपिटल ए था, इस कैपिटल ए का जब यहां पे विनिमय हुआ तो यहां पे यहां से कैपिटल ए के साथ जो कैपिटल बी था वो टूट करके जुड़ गया इस सी के साथ, और इस सी का जो डी था वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कैपिटल ए के साथ। तो जब जीन का विनिमय हो गया, देखिए तो कैपिटल ए के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये कैपिटल डी जुड़ जाएगा, तो ये कैपिटल डी जुड़ गया। अब ये जो हमारा क्या था, कैपिटल सी है, इस कैपिटल सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, अब ये बी जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया बी। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए गुणसूत्रों में जीन का विनिमय हो जाए, क्या हो जाए, गुणसूत्रों के अंदर अगर जीन का विनिमय हो जाता है, तो जीन का जब विनिमय हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जीनों के विनिमय होने से क्या होता है, कुछ पुनर्योगज बन जाते हैं, नए प्रकार के गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, ठीक। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि हमने सहलग्नता में क्या देखा कि पूर्ण सहलग्नता में किसी प्रकार से जीन विनिमय नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें अगर जीन का विनिमय हो जाएगा तो एक गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन हैं उनकी थोड़ा बहुत अदला बदली हो जाएगी। मतलब कुछ दूसरे गुणसूत्र के जीन जो है दूसरे गुणसूत्र पे चले जाएंगे और फिर उस दूसरे गुणसूत्र के जीन जो है पहले वाले गुणसूत्र में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल यहां पे हमको चार प्रकार से ये संतानें दिखाई देगी। तो इसी का यहां पे जो पूरा का पूरा अपूर्ण सहलग्नता है, अपूर्ण सहलग्नता में आपको समझना है कि जब सहलग्न जीन मतलब किसी गुणसूत्र पर उपस्थित ये जो सहलग्न जीन है, जैसे एक जीन ये हो गया और दूसरा जीन ये हो गया, तो सहलग्न जीन में पुनर्योगज बन जाते हैं। तो हम अपूर्ण सहलग्नता पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें पुनर्योगज बनते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं पुनर्योगज बन रहे हैं, अर्थात कुछ जीन विनिमय हो रहा है। तो यहां पे जीनों का विनिमय हो रहा है, देख सकते हैं आप। कैपिटल डी अभी किसके साथ था, कैपिटल सी के साथ, तो इधर आ गया कैपिटल ए के साथ, और ये कैपिटल सी के साथ क्या आ गया, बी आ गया, जो कि पहले ए के साथ था। तो यहां पे कुछ पुनर्योगज बन गए, जिस चलते जीन विनिमय हो गया। और फिर इसके बाद यहां पे जो हमारी दो संतानें स्टार्टिंग में थी, तो दो गुणसूत्र तो हमारे वही हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक ये हो गया और एक ये हो गया सी और डी।
और ये जो दोनों के दोनों गुणसूत्र के जोड़े बने हैं, ये नए प्रकार के गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, जो कि जीन विनिमय के कारण यानी कि क्रॉसिंग ओवर के कारण बने हैं। अब यहां पे पूरे के पूरे इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि जो हमारा अपूर्ण संलग्नता है, इसको सबसे पहले किसने बताया? तो हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने इसको किसने बताया? तो हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मक्का में, किसमें? मक्का में आपको याद रखना, मक्का यानी कि जिया मेज। तो मक्का के अंदर सबसे पहले जॉन हचिंसन ने क्या किया? मक्का में जॉन हचिंसन ने क्या किया कि सबसे पहले अपूर्ण संलग्नता यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज को प्रदर्शित किया। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने, देखेंगे आप क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले रंगहीन मक्का को लिया। कैसे मक्का को? एक ऐसे मक्का को लिया जो कि भैया कैसा था? रंगीन था। कैसा था? रंगीन मक्का। तो मक्का रंगीन था, ठीक। तो रंगीन मक्के का यहां पे हम क्या बना लेंगे? एक गुणसूत्र बना लेंगे, ठीक। ये हो गया रंगीन मक्के का गुणसूत्र, ठीक। और साथ ही साथ ऐसे मक्का को लिया जो कि रंगीन तो था लेकिन भरा हुआ था। कैसा था? रंगीन भी था और भरा हुआ था, ठीक। तो आपको एक चीज तो पता है कि गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो इसका समजात गुणसूत्र भी यहां पे हमको बना लेना है एक, यहां पे। तो ये हमने बना लिया आसानी से इसको, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने इसका क्रॉस कराया। किसके साथ क्रॉस कराया? तो इन्होंने क्रॉस करा दिया रंगहीन। किसके साथ? रंगहीन और सिकुड़े हुए बीजों के साथ। तो यहां पे इन्होंने क्या लिया भैया? रंगहीन। क्या ले लिया? रंगहीन। तो ये आप लिख लेंगे इधर साइड, रंगहीन। तो इन्होंने भैया रंगीन मक्के का क्रॉस करा दिया रंगहीन मक्के के साथ, और भरे हुए मक्के का क्रॉस करा दिया किसके साथ? सिकुड़े हुए मक्के के साथ। किसके साथ? सिकुड़ा, ठीक। तो सिकुड़े हुए मक्के के साथ क्रॉस करा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि गुणसूत्र जो है हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। अब एक चीज और आपको करनी है यहां पे। तो रंगीन मक्के के लिए उन्होंने यहां पे रंगीन मक्के के लिए क्या लिया? रंगीन मक्के के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ ना कुछ क्या लेंगे यहां पे? रंगीन के लिए हम क्या लेंगे? कुछ ना कुछ लक्षण लेंगे, ठीक। तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं? जैसे मान लीजिए कलर्ड है। कलर्ड का मतलब होता है रंगीन। तो सीधी सी बात है, यहां पे हम ले लेते हैं कैपिटल सी। क्या ले लेते हैं? कैपिटल सी। तो ये हमने ले लिया कैपिटल सी, ठीक। तो रंगीन के लिए हमने क्या ले लिया? 2 एलील, कैपिटल सी ले लिया। और भरा के लिए हमने क्या ले लिया? कैपिटल एस ले लिया और कैपिटल एस ले लिया, ठीक। ये हमने ले लिया। अब इधर हमने जो अपोजिट लक्षण लिया है रंगहीन। तो रंगहीन में हमने क्या देखा? रंगहीन के लिए हम क्या ले लेंगे? यहां पे इसका अपोजिट लेंगे भैया। तो अपोजिट का मतलब यहां पे अगर हमने कैपिटल सी लिया है तो यहां पे हम ले लेंगे स्मॉल सी और स्मॉल सी। और यहां पे कैपिटल एस है तो यहां पे स्मॉल एस और यहां पर भी स्मॉल एस हो गया, ठीक। तो यहां पे जो हचिंसन साहब ने क्या किया कि मक्के के अंदर जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इन्होंने क्या लिया? रंगीन मक्के और भरे हुए मक्के का क्रॉस कराया। किसके साथ? रंगहीन और सिकुड़े हुए मक्के के साथ क्रॉस कराया। तो जब उन्होंने रंगीन और भरे हुए मक्के का क्रॉस रंगहीन और सिकुड़े हुए मक्के के साथ कराया तो हमको एक चीज तो पता है। क्या पता है? एक चीज भैया कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में देखिए क्या होगा। एक तो हमारे पास इन दोनों गुणसूत्रों में से एक आ जाएगा। तो ये कैपिटल सी कैपिटल एस वाला एक आ गया, ठीक। और इसमें से भी एक आ जाएगा, इसमें से एक आ गया स्मॉल सी और एक स्मॉल एस वाला आ गया, ठीक। अब ये जब आपस में मिले यहां पे तो यहां पे हमारी बन गई F1 पीढ़ी। क्या बन गई? यहां पे बन गई F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी जो बनी है, इस F1 पीढ़ी में देखिए ये तो है हमारा कैपिटल सी और कैपिटल एस, और ये है हमारा स्मॉल सी और स्मॉल एस, ठीक। तो ये हमारे बन गए F1 पीढ़ी। तो ये जो F1 पीढ़ी बनी है ना, इस F1 पीढ़ी में हमको केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो प्रभावी लक्षण तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पे अब क्या होगा? जीनों का विनिमय होगा। क्या होगा यहां पे? अब जीनों का अब विनिमय होगा। तो थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? जीनों का विनिमय होगा। तो जीन का विनिमय देखिए कैसे होगा। इसको आप यहां पे रफ कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि हमारे पास यहां पे एक्स्ट्रा जगह मिल जाए। अब यहां पे क्या होगा? जीन विनिमय होगा। तो देखिए जीन विनिमय किस प्रकार से होगा। तो जीन विनिमय जब होगा तो इस प्रकार से, एक तो हमारा गुणसूत्र का ये जोड़ा रहेगा, ये वाला जो है, और एक गुणसूत्र का हमारा जोड़ा रहेगा ये वाला, ठीक, ये वाला जोड़ा।
तो सिंपल सी बात है भैया यहाँ पे कि अब आप देख सकते हैं एक तो हमारा कैपिटल सी है और ये स्मॉल एस है, और दूसरा हमारा जो गुणसूत्र है वो है स्मॉल सी और स्मॉल एस। ठीक, अब इनके बीच हो जाएगा यहाँ पे जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा? जीन विनिमय होगा यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से होगा, तो इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर इस प्रकार से होगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से इनके मध्य क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक, ये तो अब आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, तो ये तो क्या है हमारा कैपिटल सी है और कैपिटल सी के साथ क्या है कैपिटल एस, और ये वाला जो गुणसूत्र है इसमें कैपिटल, इसमें स्मॉल सी है और इसमें स्मॉल एस है। ठीक, ये हो गया। तो अब यहां पे जीनों की क्या हो जाएगी, अदला बदली हो जाएगी। तो देखिए 4 प्रकार के यहां पे हमको अब क्या दिखाई देंगे, 4 प्रकार के यहां पे गुणसूत्रों के जोड़े दिखाई देंगे। तो एक गुणसूत्र तो हमारा ये नॉर्मल वाला है, तो इसको पहले हम बना लेते हैं कैपिटल सी। कैपिटल सी के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल एस, और इसको भी पहले लिख लेते हैं। देखिए जिनमें जीन विनिमय नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल है, पहले इसको लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक साथ। तो हमने लिख लिया कैपिटल सी कैपिटल एस। अब आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए किसको, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको। ये है हमारा क्या, स्मॉल सी और स्मॉल एस। अब जिनमें जीन विनिमय हो गया है, तो जीन विनिमय जब हो गया है तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या हुआ, यहां पे हुआ ये कि कैपिटल सी के साथ अब आ चुका है स्मॉल एस, और इस स्मॉल सी के साथ आ चुका है कैपिटल एस, क्योंकि जीनों की अदला बदली हो गई। यहां से पुनर्योगज बना, तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां से जब टूटा तो ये स्मॉल एस जुड़ जाएगा अब कैपिटल सी के साथ। तो यहां पे तीसरी प्रकार की एक नई संतान, नई गुणसूत्र का जोड़ा बन जाएगा, जिसमें यहां पे कैपिटल सी रहेगा और कैपिटल सी के साथ एस कैसा रहेगा, स्मॉल। और जो चौथा प्रकार का गुणसूत्र का जोड़ा बनेगा भैया यहां पे, तो उस चौथे प्रकार के गुणसूत्र के जोड़े में क्या होगा, इस स्मॉल सी के साथ क्या आ गया, स्मॉल सी के साथ कैपिटल एस आ चुका है इस प्रकार से। ठीक, अब हमको करना क्या है, हमको यहां पे कराना है बैक क्रॉस। क्या कराना है, बैक क्रॉस कराना है, यानी कि अप्रभावी जनक के साथ हमको क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। क्या कराना है, हमको अप्रभावी जनक के साथ यहां पे क्रॉस कराना है। तो सीधी सी बात है, आप यहां पे अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करा दीजिए। तो ये पूरे के पूरे हमारे 4 प्रकार की जो संतानें या 4 प्रकार के आप इनको गुणसूत्रों के जोड़े जो बन चुके हैं, इनके साथ हमको क्रॉस करा देना है, बैक क्रॉस कराना है। क्या कराना है, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस 2 प्रकार का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो यहां पे हम टेस्ट क्रॉस कराने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अप्रभावी जनक के साथ हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो अप्रभावी जनक कौन सा है भैया, अप्रभावी जनक हमारा कौन सा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं ये है हमारे अप्रभावी जनक स्मॉल सी और स्मॉल एस। तो यहां पे हम 2 में से किसी एक को ले आएंगे, तो क्रॉस तो एक से ही कराना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, केवल एक को हम ले आएंगे। तो हमने क्या किया भैया, इस स्मॉल सी और स्मॉल एस को ले आया। ठीक, अब इसका बैक क्रॉस कराना। बैक क्रॉस का मतलब है कि जो F1 संकर में हमको प्राप्त हुआ है उसका अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना है। तो F1 संकर में हमको क्या प्राप्त हुआ था, 2 प्रकार के गुणसूत्रों के जोड़े दिखाई दे रहे हैं और इनमें जीन विनिमय भी हो गया। मतलब जो F1 संकर है, F1 संकर में जो 4 प्रकार के गुणसूत्रों के निकल के जोड़े आए हैं वो ये हैं। तो F1 संकर जो हमको अब ये जीन विनिमय के बाद प्राप्त हो चुका है, इसका क्रॉस कराना है हमको किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। तो अप्रभावी जनक हमारे पास क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल एस। तो आपको यहां पे आसानी से सबके साथ एक एक बार क्रॉस कराना है। तो आप कैसे क्रॉस कराएंगे, देखिए सबसे पहले तो क्रॉस कराना पड़ेगा किसके साथ भैया, तो सबसे पहले आप क्रॉस करा दीजिए इसके साथ। तो ये आप क्रॉस कराएंगे, पहले तो क्रॉस करा दीजिए इसके साथ। तो देखिए जब हमने इस कैपिटल सी कैपिटल एस का क्रॉस कराया स्मॉल सी और स्मॉल एस के साथ, तो देखिए यहां पे हमको कुछ इस प्रकार से जोड़े जो हैं प्राप्त होंगे। यहां पे जो हमको जोड़े प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो देखिए यहां पे क्या है भैया, यहां पे इजीली आप देख सकते हैं कैपिटल सी है और कैपिटल एस है। इसका क्रॉस कराया स्मॉल सी स्मॉल एस के साथ, तो यहां पे स्मॉल सी आ गया और स्मॉल एस आ गया। ठीक, फिर इसके बाद हमको क्या करना है, हमको अब कराना है इस स्मॉल सी और स्मॉल एस के साथ इस अप्रभावी जनक का क्रॉस। तो हमने फिर से करा दिया एक बार क्रॉस, ये देखिए। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा भैया, यहां पे जो हमारा आएगा वो आएगा स्मॉल सी और स्मॉल एस है। ठीक, और इसके साथ ये वाला भी आ जाएगा स्मॉल सी और स्मॉल एस। तो ये आ गया स्मॉल सी और स्मॉल एस आ गया। ठीक,
फिर इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से क्रॉस कराना है। तो अब भैया इस वाले गुणसूत्र के साथ हम इस अप्रभावी जनक का क्रॉस कराते हैं। तो ये आ गया कैपिटल सी, और कैपिटल सी के साथ क्या है, स्मॉल एस। तो ये कैपिटल सी और स्मॉल एस, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये आ जाएगा स्मॉल सी, स्मॉल एस आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए यहां पे स्मॉल सी और यहां पे स्मॉल सी के साथ ये स्मॉल एस आ गया, ठीक। ये आ गया। एक और हमारा बचा है, तो इसका भी हम क्रॉस करा देते हैं। ये हमारा चौथा बचा हुआ है, तो इसका भी क्रॉस हम कराते हैं। तो इस स्मॉल सी के साथ क्या उपस्थित है भैया, स्मॉल सी के साथ कैपिटल एस है, तो ये स्मॉल सी हो गया, ये कैपिटल एस हो गया। इसका क्रॉस भी हमने अप्रभावी जनक के साथ करा दिया। तो ये हमने करा दिया स्मॉल सी और स्मॉल एस। तो यहां पे हमारे सामने क्या निकल करके आ चुका है दोस्तों, तो आप आसानी से देख सकते हैं। यहां पे जो हमको पूरे के पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर कैपिटल सी और स्मॉल सी है तो कैपिटल सी वाला लक्षण दर्शाएगा, मतलब यहां पे हमको प्राप्त हुए हैं क्या, रंगीन मक्के। और इसके अलावा कैपिटल एस भी है, इसका मतलब हमको भरा हुआ मक्का प्राप्त हुआ है। तो रंगीन और भरा मक्का प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे दोनों जगह क्या है भैया, स्मॉल सी है। तो स्मॉल सी का मतलब क्या होता है, रंगहीन। क्या होता है, स्मॉल सी का मतलब होता है रंगहीन। तो यहां पे हमने लिख लिया रंगहीन, ठीक। और स्मॉल एस का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ बीज। तो यहां पे आप लिख लेंगे सिकुड़ा हुआ बीज। तो ये तो हमको आप देख सकते हैं कि जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 94.4 कितना, 94.4%, 94.4% जो संतानें हमको प्राप्त हुई है ना, वो संतानें एकदम अपने जनकों के समान है। देख सकते हैं कैसे, ये वाली जो संतान है रंगीन और भरा हुआ बीज, तो रंगीन और भरा हुआ बीज हमने लिया था, तो आधी इस प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। फिर रंगहीन और सिकुड़े बीज भी हमको प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। तो रंगहीन और सिकुड़े बीज भी प्राप्त हो गए। तो हमको इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 94.4% जो है, मतलब स्टार्टिंग में हमने जो पेरेंट्स लिया था, जनक लिया था, तो जनकों के समान लक्षण हमको प्राप्त हो गए 94.4%। अब जो बाकी 3.6% संतानें बनी है, 3.6%, ये जो संतानें बनी है ना, इसका मजेदार कहानी है। ये जो 3.6% संतानें बनी है, ये नए प्रकार की संतानें हैं। और ये जो नए प्रकार की संतानें बनी है, इसका केवल एक ही कारण है, और इसका कारण क्या है, जीन विनिमय। जीन विनिमय हो गए आपस में, गुणसूत्रों में जो जीन थे उसकी अदला बदली हो गई, जिस चलते यहां पे कुछ नए प्रकार की संतानें बन गई है, जिनकी संख्या कितनी है, 3.6%। मतलब जो पूरे के पूरे यहां पे संतानें कुछ नए प्रकार की बन जाती है, उसका कारण क्या है, जीन विनिमय है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर है। तो अगर सिंपल सी कहानी है कि अगर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय नहीं होता है गुणसूत्रों के जोड़ों में, तो हमको हूबहू एकदम से अपने जनकों के समान ही संतानें प्राप्त होगी। लेकिन अगर जीन विनिमय हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिस चलते पुनर्योगज बन जाते हैं और कुछ नए प्रकार के लक्षण भी यहां पे हमको दिखाई देने लगते हैं। तो नए प्रकार के लक्षण यहां पे किस प्रकार से प्राप्त हो गए हैं, आप देख सकते हैं। कैपिटल सी है यहां पे, कैपिटल सी का मतलब क्या है, रंगीन। और रंगीन के साथ आप देख सकते हैं सिकुड़े हुए बीज आ गए। कैसे आ गए हैं, रंगीन के साथ रंगीन और सिकुड़े हुए बीज। ये नए प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है, रंगीन और सिकुड़े हुए बीज की। एक और हमको प्राप्त हुई है, देख सकते हैं आप, ये स्मॉल सी क्या है, रंगहीन। तो स्मॉल सी मतलब रंगहीन हमको प्राप्त हुई है संतानें, रंगहीन संतानें, और साथ ही साथ कैपिटल एस, इसका मतलब भरे हुए। तो रंगहीन और भरी हुई संतानें भी, रंगहीन और भरे हुए संतानें भी प्राप्त हुई है। तो दो तो हमारी जो संतानें प्राप्त हुई है, आधी से ज्यादा संतानें, 94.4% संतानें जो है वो हमको जनकों के समान प्राप्त हुई है। और जो बाकी 3.6% जो यहाँ पे संतानें नई प्रकार की बनी है, वो किसके कारण बनी है, जीन विनिमय के कारण बनी है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के कारण बनी है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर अपूर्ण संलग्नता की बात आएगी, तो अपूर्ण संलग्नता को सबसे पहले जॉन हचिंसन ने मक्के के पौधे में समझाया। इन्होंने रंगीन और भरे हुए बीजों का क्रॉस करा दिया रंगहीन और सिकुड़े हुए बीजों के साथ। तो हमको F1 पीढ़ी में कौन से प्राप्त हुए लक्षण, F1 पीढ़ी में हमको यहाँ पे रंगीन और भरे हुए बीज जो है प्राप्त हुए, रंगीन और भरे हुए बीज जो है प्राप्त होते हैं। फिर इसमें क्या हो गया, जीन विनिमय हो गया। इसमें क्या हो गया, जीन विनिमय हो गया, इनमें जीन विनिमय हो गया, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो गई। क्या होगी, इनमें जीन विनिमय हो गया।
जीन विनिमय के कारण हमको यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के गुणसूत्रों में से यहां पे 4 प्रकार के हमको गुणसूत्र मिल चुके हैं, और 4 प्रकार के गुणसूत्रों का जब हमने बैक क्रॉस कराया, यानी कि इस अप्रभावी जनक के साथ हमने क्रॉस करा दिया, तो हमको यहां पे आधे से ज्यादा मतलब अधिकतर संतानें जो है जनकों के समान ही प्राप्त हुई, और कुछ संतानें ऐसी भी प्राप्त हुई जो कि जनकों के समान नहीं थी। तो हमको यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो लिंकेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे कि इतना आसानी से टॉपिक समझ में नहीं आता है, लेकिन इस टॉपिक को उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि आपकी समझ में ना आए। सिंपल सा टॉपिक है, इसको आपको आसानी से समझना है। कई बार आपके एग्जाम में भी लिंकेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, जो कि हमने आपको बीच बीच में कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।